चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। मतलब हर साल हमारे देश में ना 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। पूरे 10 लाख। बाप रे, 10 लाख? हाँ, और पता है इन 10 लाख लोगों के लिए आखिर में सीटें कितनी होती हैं? सिर्फ 1000 के करीब। मतलब अगर हम प्रतिशत में देखें तो ये सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है। एकदम सही। दुनिया के शायद ही किसी और फील्ड में लोग इतने कम चांस के लिए अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल दांव पर लगाते होंगे। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं रह गई है, ये लाखों युवाओं के लिए उनकी पूरी आइडेंटिटी बन जाती है। बिल्कुल, और ये एक ऐसी पहचान है जो इंसान के 20 से 30 साल की उम्र वाले पूरे दशक को निगल जाती है। मतलब ये वो उम्र है जब लोग दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, करियर शुरू करते हैं। सही कहा। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये सफर एक बंद कमरे में सिमट जाता है। रोज एक नई चुनौती, मेंटल थकावट और सबसे बड़ी बात, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। और ये जो सालों का समय लगता है ना, उसका एक बड़ा कारण सही रणनीति का ना होना है, इस भारी भरकम सिलेबस में उलझ जाना। और इसीलिए मैं हमेशा मानता हूं कि संसाधनों का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। तो सुनने वालों, अगर इस तरह के विषयों की गहराई में जाना और स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी समझना अच्छा लगता है तो यूट्यूब चैनल IAS Zen को जरूर चेक करें। वे इस विशाल सिलेबस को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिकोड करते हैं। हाँ, जिससे वो कीमती समय बचता है जो अक्सर भटकने में लग जाता है। एकदम। खैर, आज के इस डीप डाइव का हमारा मेन मिशन यही समझना है कि सालों तक चलने वाली यूपीएससी के इस मैराथन का उम्मीदवारों की मेंटल हेल्थ पर आखिर क्या छुपा हुआ असर पड़ता है। और ये भी कि इन तमाम मुश्किलों के बाद भी ये सपना हमारे देश के युवाओं के दिमाग पर इतना हावी क्यों है। तो जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो अक्सर लोग यूपीएससी के स्ट्रेस को जेई या नीट के तराजू पर तौलने लगते हैं। हाँ, समाज को लगता है कि बच्चे ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के लिए भी तो पढ़ाई की थी, ये भी वैसा ही है ना? लेकिन साइकोलॉजिकल नजरिए से ये तुलना बिल्कुल गलत है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये फर्क मेनली किस चीज का है? क्योंकि प्रेशर तो वहां भी होता है, सीटें वहां भी लिमिटेड हैं। प्रेशर का जो प्रकार है ना, वो अलग होता है। इसे हम अक्यूट बनाम क्रॉनिक स्ट्रेस के नजरिए से देख सकते हैं। अच्छा। जैसे जेई या नीट की तैयारी आमतौर पर 1 या 2 साल की होती है। एक स्पष्ट अंत होता है। आप एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है और आप कॉलेज चले जाते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म यानी अक्यूट स्ट्रेस है। मेक सेंस। लेकिन यूपीएससी की तैयारी एक अनहीन लूप की तरह है। ये कई सालों तक चलती है। उम्मीदवार घर से दूर दिल्ली या प्रयागराज जैसे कोचिंग हब्स में शिफ्ट हो जाते हैं और यही परिस्थिति उस अक्यूट तनाव को क्रॉनिक तनाव में बदल देती है, जो सालों तक दिमाग को निचोड़ता रहता है। बिल्कुल। लखनऊ यूनिवर्सिटी की मदीहा फातिमा की 2024 की एक स्टडी है जो बताती है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले 70% उम्मीदवारों ने मॉडरेट टू सीवियर डिस्ट्रेस का अनुभव किया है। 70%? यार, ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, ये तो एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस लग रहा है। बिल्कुल है। मुझे तो ये तैयारी उस मैराथन की तरह लगती है जहां आप महीनों से दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जैसे ही फिनिश लाइन के पास पहुंचते हैं कोई उस लाइन को 10 किलोमीटर आगे खिसका देता है। क्या सटीक एनालॉजी है ना? सिलेबस की गहराई, हर साल बदलता पैटर्न, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का चक्र, ये बिल्कुल खिसकती हुई फिनिश लाइन ही तो है। हाँ, और मनोचिकित्सक डॉक्टर AK मिश्रा इसे एक टेक्निकल भाषा में क्रॉनिक एंटिसिपेटरी स्ट्रेस कहते हैं। क्रॉनिक एंटिसिपेटरी स्ट्रेस मतलब भविष्य की चिंता। जी, भविष्य के किसी नेगेटिव रिजल्ट की लगातार आशंका में जीना। इंसान उस काम से नहीं थकता जो वो आज कर रहा है, वो इस डर से थकता है कि क्या मेरी इस मेहनत का कोई नतीजा निकलेगा। हाँ, कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मेरे 3 सालों का क्या होगा। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज में एक एस्पिरेंट ने अपनी पहचान छिपाते हुए बहुत मार्मिक बात कही। उसने कहा कि सबसे ज्यादा डर सिलेबस का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि सालों मेहनत के बाद भी एग्जाम वाले दिन परफॉर्म न कर पाने का मलाल हमेशा बना रहता है। तो क्या इसी को आइडेंटिटी फ्यूजन कहते हैं? मतलब इंसान अपने लक्ष्य को अपने अस्तित्व से इतना जोड़ लेता है कि फेल होने पर लगता है पूरी जिंदगी रिजेक्ट हो गई। एकदम सही पकड़ा आपने। इंसान और एग्जाम के बीच की लकीर मिट जाती है। साइकोलॉजिकल स्तर पर उनकी वायरिंग बदल जाती है। वो खुद को सिर्फ एक फेल हुआ एस्पिरेंट मानने लगते हैं। हाँ, और डॉक्टर मिश्रा इसी खतरे की ओर इशारा करते हैं। जब ऐसा होता है तो लोग अपना पूरा सेल्फ वर्थ सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट से तौलने लगते हैं। और ये स्थिति तब और भी भयावह हो जाती होगी जब हम आर्थिक असमानता को देखते हैं, क्योंकि इस मैराथन में सबके पास एक जैसे जूते तो हैं नहीं। सही बात है।
एक तरफ वो हैं जो बिना चिंता के दिल्ली में लाखों की कोचिंग ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो छोटे शहर से लिमिटेड बजट लेकर आए हैं। और मदीहा फातिमा की रिसर्च यही दिखाती है कि जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन पर ये क्रॉनिक स्ट्रेस 2 गुना असर करता है। वे सिर्फ एग्जाम से नहीं, रोजमर्रा के सर्वाइवल से भी लड़ रहे हैं। पार्ट टाइम काम करना, ट्यूशन पढ़ाना। हाँ, और इसी से जन्म लेती है डिसीजन फटीक, यानी फैसले लेने की थकावट। जब इंसान को रोज तय करना पड़े कि किताबें खरीदे या कमरे का किराया दे, तो दिमाग की ऊर्जा खत्म होने लगती है। इसे ही हम आम भाषा में बर्नआउट कहते हैं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 70% लोग मेंटली टूट रहे हैं, सक्सेस रेट 1% से कम है, तो हर साल लाखों युवा अपनी 20s की उम्र इसे एक परीक्षा की वेदी पर क्यों चढ़ा देते हैं? उनका तर्क है कि हमारे समाज में ब्यूरोक्रेसी का जो रुतबा है, वो हमारी कॉलोनियल जड़ों में धंसा हुआ है। कॉलोनियल जड़ें यानी अंग्रेजों के जमाने का प्रभाव। बिल्कुल। ब्रिटिश काल में सिविल सेवा माई बाप संस्कृति का हिस्सा थी। आजादी के बाद नाम तो बदल गया, लेकिन वो ऑरा, वो लाल बत्ती की गाड़ी, वो पावर, सब वैसे ही बरकरार रहा। जिसे वो पावर एलीट कहती हैं। हाँ, सिविल सर्वेंट सिर्फ कर्मचारी नहीं है, वे पावर एलीट का हिस्सा हैं। और हर भारतीय परिवार चाहता है कि उनका बच्चा भी इसका हिस्सा बने। और इसी भारी भरकम सिलेबस और प्रेशर के बीच ना सही दिशा मिलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। वैसे चीजों को ऐसी गहराई से समझने और सटीक नोट्स के लिए IAS Zen यूट्यूब चैनल बहुत मददगार साबित हो सकता है। वे इस पावर एलीट वाले तिलिस्म को तोड़ने में काफी मदद करते हैं। हाँ, सही स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर इस पावर एलीट वाले तर्क को आगे बढ़ाएं तो 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद तो देश में IT क्रांति आई। मल्टीनेशनल कंपनियों में 25 साल के युवाओं को करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं। फिर भी सरकारी नौकरी का क्रेज कम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में पैसा कभी भी सम्मान का इकलौता पैमाना नहीं रहा है। ओहो, ये तो बहुत गहरी बात है। डॉक्टर दत्ता समझाती हैं कि प्राइवेट सेक्टर की भारी सैलरी भी उस स्थिरता और रुतबे की बराबरी नहीं कर सकती जो एक IAS अधिकारी के पास होती है। मतलब समाज अभी भी कंट्रोल और पावर को ही सफलता मानता है। हाँ, और इसका क्लासिक उदाहरण शादी के विज्ञापन है। आज भी संडे के अखबार में एक सिविल सेवक की जो मांग है, वो किसी सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कई गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल सच कहा। और दिलचस्प बात यह है कि इसी रुतबे की भूख ने एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था, एक पैरेलल इकोनॉमी को जन्म दे दिया है, जिसे हम कोचिंग इकोसिस्टम कहते हैं। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर। 6x6 के छोटे छोटे कमरे, लाइब्रेरीज जो रात के 3 बजे भी फुल रहती हैं, चाय की टपरियों पर विदेश नीति पर बहस। ये इकोसिस्टम अपने आप में एक अलग बुलबुला है। ये एक पीयर ग्रुप तो देता है, लेकिन डॉक्टर दत्ता बताती हैं कि इसके भीतर एक अजीब सी कलेक्टिव सुपीरियरिटी पनपने लगती है। सामूहिक श्रेष्ठता। हाँ, यानी वे खुद को आम करियर चुनने वालों से अलग और ऊंचा समझने लगते हैं। बिल्कुल। वो खुद को पहले से ही उस इलीट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर या इंजीनियर होना तो सामान्य पेशे हैं, पर देश तो सिविल सर्वेंट ही चलाता है। यही वो गोंद है जो उन्हें सालों तक उस घुटन भरे कमरे में टिकाए रखती है। लेकिन यार, इस इकोसिस्टम का एक बहुत कड़वा पहलू भी है। हमारे सोर्सेज में एक गुमनाम एस्पिरेंट का बयान था ना। हाँ, कि कोचिंग संस्थान बिना किसी जवाबदेही के भारी मुनाफा कमाते हैं। एग्जैक्टली। किसी यूनिवर्सिटी में तो डिग्री की गारंटी होती है, पर यहाँ कुछ नहीं। उनका बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि बच्चे बार बार एग्जाम दें। तैयारी जितनी लंबी खिंचेगी, उनका फायदा उतना ज्यादा होगा। पर एक मिनट, क्या हम सारा दोष इन कोचिंग संस्थानों या समाज पर डाल सकते हैं? क्या ये सालों तक एक ही परीक्षा में उलझे रहना सिर्फ एक व्यक्तिगत चुनाव, एक पर्सनल चॉइस नहीं है? या ये हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी को छुपाने का पर्दा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। हमारे सोर्सेज में एक्सपर्ट्स इस पर बटे हुए हैं। हरिवंश चतुर्वेदी जी इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं कि ये व्यक्तिगत चुनाव है। उनका तर्क है कि हम एक हाईली एस्पिरेशनल समाज हैं। मतलब अगर कोई युवा अपनी मर्जी से रेस में है तो वो उसकी महत्वाकांक्षा है, सिस्टम की नाकामी नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर दत्ता का नजरिया एकदम उलट है। वो मानती हैं कि ये भारत के रोजगार परिदृश्य की कमियों यानी डेवलपमेंट इनएडिक्वेसीज को उजागर करता है। वो जॉबलेस ग्रोथ वाली बात, जहाँ GDP तो बढ़ रही है पर नौकरियां नहीं। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में स्किल गैप है और इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो छोटे शहरों के युवाओं के लिए सिविल सेवा एक सुरक्षित रास्ता बन जाती है। और जब सिस्टम में अच्छे विकल्प ना हो तो इंसान इस रेस से बाहर निकल ही नहीं पाता।
यहीं पे वो मैलअडैप्टिव पैशन आता है ना। हाँ, डॉक्टर मिश्रा का कॉन्सेप्ट, जब आपका जुनून आपकी मेंटल हेल्थ और रिश्तों को नष्ट करने लगे तो वो हानिकारक बन जाता है। इंसान अपने गोल्स को दोबारा असेस नहीं कर पाता। ये तो वो कसिनो वाले जुआरी जैसी बात हो गई, जिसे लगता है कि इतना पैसा और समय लगा दिया है, अब छोड़ूंगा तो हार जाऊंगा। संक कॉस्ट फैलेसी। एकदम सटीक तुलना। वो प्लान बी के बारे में सोचना भी गद्दारी समझते हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें, तो ये सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है। ये उम्मीदों, सामाजिक रुतबे, मनोवैज्ञानिक संघर्ष और भारत की रोजगार की स्थिति का एक जटिल जाल है। और इसके समाधान भी आसान नहीं है। हमें प्रोफेशनल काउंसलिंग, पीयर सपोर्ट और परीक्षा के इवैल्यूएशन में तेजी लाने की जरूरत है। और युवाओं को स्टार्टअप्स या अन्य फील्ड्स की ओर प्रोत्साहित करना होगा। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक जॉब मार्केट उन्हें सुरक्षा न दे। सही बात है। तो सुनने वालों, ऐसे ही स्मार्ट और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए YouTube पर IAS Zen को एक्सप्लोर करना ना भूलें। अब चलते चलते हम एक गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे समाज की सबसे प्रतिष्ठित व्यवस्था का पूरा ढांचा ही 99.9% सबसे होनहार युवाओं की असफलता पर टिका है, तो क्या यह सिस्टम हमें आगे बढ़ा रहा है या देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को एक अंतहीन इंतजार में बांध रहा है? ये हमें खुद से पूछना चाहिए। आज के इस डीप ड्राइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।